बीसीएसई के बच्चों, आई होप आप सब बहुत ही मस्त हो गया और जम के पढ़ाई कर रहे होगे। मैं सब विशाल भैया, आई वेलकम यू ऑल इन आवर बैक बेंचर सीरीज का पहला सेशन, दैट इज गोइंग टू बी द फिजिक्स का पहला चैप्टर, और वो कवर होगा हमारे फोर्स में। भाई 18 से 20 मार्क्स की हमारी यूनिट है, जो फर्स्ट यूनिट है, उसमें से 4 to 5 मार्क्स का ये चैप्टर कंटेन करता है बोर्ड्स में जो वेटेज है, और उसके लिए ही हम लोग तैयारी करेंगे। इस पूरे चैप्टर को 4 मेजर कॉन्सेप्ट में ब्रेक कर दिया गया है, क्योंकि भाई पढ़ाना है सब कुछ और टाइम है कम, प्रैक्टिस भी करनी है क्वेश्चंस की, तो समरी समझना पहले पहले जरूरी है। समरी में 4 मेन पॉइंट कौन कौन से सर? पहले तो आ जाएगा मोशन क्या होता है, राइट, टाइप्स ऑफ मोशन। दूसरा टॉर्क, और उसमें ही हमारे आ जाएंगे कपल्स, ठीक है। थर्ड हमारे पास आ जाएगा भाई सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला पॉइंट, और फोर्थ आ जाएगा सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस, जो सर्कुलर मोशन के अंदर आता है। तो ये 4 मेजर डिविजन्स हैं इस चैप्टर के। अगर आपने इन चारों को एक बार अच्छे से पकड़ लिया तो यू आर सेट फॉर द एग्जामिनेशन अलोंग विद द क्वेश्चंस। भाई एंड तक देख लेना, मजा तो आएगा ही, और संग में आई कैन एश्योर, अगर आपने देखा तो काफी सारे क्वेश्चंस हैं जो यहाँ पर भी होंगे और बोर्ड्स में भी ऐसे दिख जाएंगे आपको, और थ्योरेटिकल से भी बन सकते हैं वो, तो बोथ विल बी कवर्ड। जब पढ़ाता जाऊंगा तो क्वेश्चन के पीछे बता जाऊंगा कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते जाएंगे, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग सब कॉपी पेन खोल के बैठे और साथ में क्वेश्चन करते रहें। ऐसा ना हो कि मैं बता दूं और आपने उस समय तो आ जाए लेकिन रिकॉल ना कर पाओ, तो एग्जाम टाइम में हो जाए, क्योंकि ऐसा काफी बार होता है कि आप पढ़ तो लेते हो उस समय में, बट एग्जाम में रिकॉल नहीं कर पाते हो कि फाइनल कॉन्सेप्ट क्या था। वो गलती नहीं करनी है, और सर टाइम तो मेरे पास है ही नहीं, तो डिले तो करना ही नहीं है। लेक्चर करते हैं स्टार्ट विद द वेरी बेसिक टॉपिक्स ऑफ मोशन एंड टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन इज व्हाट वी नो इज द मूविंग बॉडी, whenever a body moves from one point to another in reference point, अगर एक पॉइंट है हमारा ए, वहां से बॉडी दूसरे पॉइंट को गई बी, वो हम लोग बोलते हैं मोशन। अब मोशन हमारे पास 2 टाइप के हैं यहाँ पे मेजरली। द फर्स्ट इज द ट्रांसलेटरी मोशन, जब मोशन होता है एक स्ट्रेट लाइन में हो रहा है मोशन, बॉडी एक पॉइंट दूसरे पॉइंट जा रही है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज ट्रांसलेटरी मोशन। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? इसको अपन बोलते हैं ट्रांसलेटरी मोशन, जब बॉडी एक पॉइंट दूसरे पॉइंट जाती है इन अ स्ट्रेट पाथ, इन अ स्ट्रेट पाथ। लेकिन क्या हमारे लिए बहुत काम का है? नहीं काम का, इससे क्वेश्चन नहीं आएंगे बच्चों, दिस इज जस्ट टू हेल्प यू, क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट बिल्ड होंगे। और रोटेशनरी मोशन आपको पता है कि अगर बॉडी रोटेट करती है अबाउट एक्सिस, जैसे यहाँ पर ये टायर मूव कर रहा है, तो दैट इज अ रोटेटरी मोशन। बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी चलते हो कि ये सब बेसिक्स में टाइम नहीं देंगे, काम का जो टॉपिक आएगा वहां पे ध्यान देंगे। लेकिन इसके बाद बच्चों रोटेटरी का एक और एग्जांपल है, जब हम लोग एक पिवट कर दें पॉइंट को, पिवट मतलब उसको एक जगह से ज्वाइन कर दें, घूमने ना दें। जैसे कि मेरा हाथ है, अब आपका भी हाथ है भाई, हमारा तो नहीं है अकेले। अब जब ये आपका हाथ आप देख रहे हो और इसका अगर मैं मोशन करता हूं, तो आप देख रहे हो कि इसका एक पॉइंट फिक्स है, दैट इज शोल्डर, राइट, इट इज फिक्स ऑन द शोल्डर एंड आई कैन मूव माय हैंड लाइक दिस, मेकिंग श्योर कि मेरा शोल्डर यहां से फिक्स है। तो ये एक तरह का रोटेटरी मोशन है, राइट, जहां पे इसका एक पॉइंट फिक्स है, एक पॉइंट पिवटेड है, इसको बोलते हैं हम लोग पिवटेड पॉइंट। द पॉइंट दैट यू आर सीइंग हियर आर कॉल्ड एज द पिवटेड पॉइंट। ये हमारे पिवटेड पॉइंट है, जहां से कोई मोशन होगा, जहां से वो बंद के रहेगा वो हमारा पिवटेड पॉइंट होगा। ये बात याद रखनी है अपने को। और उसके अलावा कोई मोशन होता है तो उसको बोलते हैं मूवमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क। दोबारा से, जो कि ये ध्यान समझना, बहुत ध्यान समझना, ठीक है। जब भी हमने एक पिवटेड पॉइंट से फोर्स लगाया ऑब्जेक्ट पे और उसने मोशन करा दिया ऑब्जेक्ट का, तो उसको बोलते हैं हम लोग टॉर्क। क्या बोलते हैं बच्चों? टॉर्क। कैसे समझो? जैसे यहां पर आप देख रहे हो, अब यहां पर अगर ध्यान से देखो तो क्या ये जो इसका पॉइंट है, द एल्बो, दिस इज व्हाट इज पिवटेड, और यहां से ये मोशन हो रहा है, तो क्या ये एक तरह का फोर्स तो लग रहा है मोशन में, हाँ कि ना? और एक डिस्टेंस है, फोर्स तो लग रहा है और उसके पिवटेड पॉइंट से एक डिस्टेंस है। अगर इनका मल्टीप्लाई कर दिया जाए, दोबारा से पढ़ना भाई, द टर्निंग इफेक्ट क्या करता है? ये टर्निंग इफेक्ट चीजों को मूव कराता है, घुमाता है। द टर्निंग इफेक्ट, द टर्निंग इफेक्ट of the force acting on the body about a axis is due to the moment of force or torque। बहुत सिंपल है सर, क्या बोला आपने? सर ये टॉर्क जो है ये क्या है? ये है टर्निंग इफेक्ट। कैसे क्रिएट होता है? जब किसी बॉडी पे लगाया जाए फोर्स और बॉडी हो किसी डिस्टेंस पे, दैट इज व्हाट वी कॉल एज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द बॉडी, व्हिच वी कॉल एज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द बॉडी, दिस विल क्रिएट द टॉर्क, राइट। ओके, तो सर इसी की बात हम लोग कर लेते हैं एक बार अच्छे से। अब देख रहे हो यहाँ पे, अब टॉर्क क्या है? जो फोर्स अप्लाई हो रहा है और जितनी डिस्टेंस पे हो रहा है। देखो अगर डिस्टेंस बढ़ जाएगी, देखो ध्यान से भाई, अगर डिस्टेंस बढ़ जाएगी, अगर ये डिस्टेंस बढ़ जाएगी, डिस्टेंस बढ़ने से बच्चों, क्या डिस्टेंस बढ़ने से कोई रिलेशन टॉर्क के संग है? क्या ये बात ऑब्जर्व कर पा रहे हो? क्वेश्चन डायरेक्टली आता है कि क्या टॉर्क का डिस्टेंस से कोई रिलेशन है? हाँ सर। अगर फोर्स को हम लोग कांस्टेंट भी रखें,
अगर डिस्टेंस बढ़ा दी जाए, अगर ऑब्जेक्ट, अगर मेरा हाथ और लंबा होता या फिर मैं फोर्स यहां से लगा रहा होता तो ये डिस्टेंस बढ़ जाती, पिवट पॉइंट दूर हो जाता हाथ से, हाँ कि ना, एंड पॉइंट से। तो क्या ये जो मोशन होता है इसमें डिस्टेंस ज्यादा होती और एल्बो से मोशन होता है डिस्टेंस कम होती, तो क्या यहां से फोर्स अगर इक्वल है, डिस्टेंस ज्यादा है, तो टॉर्क ज्यादा हो जाएगा? हाँ जी सर, हाँ जी सर, बिल्कुल सही कहा। अब कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि इंपैक्ट करते हैं टॉर्क को, वो समझ लेते हैं। पहला है मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, दिख रहा है हमको, ये जो टॉर्क है ये फोर्स पे डिपेंड कर रहा है। तो एक तो हमारा फैक्टर फोर्स है ही है, संग में एक डिस्टेंस भी फैक्टर है। अगर डिस्टेंस बढ़ती है, प्रोपोर्शनैलिटी है भाई, सामने सामने है, डायरेक्टली है, अगर डिस्टेंस बढ़ती है, अगर डिस्टेंस बढ़ती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करी जा रही है यहाँ पे, अगर ये डिस्टेंस बढ़ती है तो भी क्या टॉर्क बढ़ेगा? हाँ जी सर, बिल्कुल बढ़ेगा। तो दो हमारे फैक्टर जिसपे कि टॉर्क डिपेंड होगा वो है फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बहुत बढ़िया सर, ये बात तो समझ आ गई। अब क्या टॉर्क ऑब्जेक्ट को मोशन करा पाएगा? हाँ जी सर, कराएगा। पहले समझ लो उसकी यूनिट्स क्या होती हैं। अब टॉर्क हमारा एक फोर्स है, तो फोर्स की यूनिट न्यूटन हो गई, और ये हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और डिस्टेंस की यूनिट मीटर होती है। तो क्या यूनिट न्यूटन मीटर आ गई भाई? क्या यूनिट न्यूटन मीटर आ गई भाई? हाँ कि ना, यूनिट आ गई न्यूटन मीटर। अच्छा, अगर हम लोग बात करते हैं एमकेएस में तो हम लोग उसको केजीएफ मीटर भी लिख सकते हैं, क्योंकि न्यूटन के मीटर है व्हाट, केजीएफ। और सीजीएस में केजी की जगह ग्राम यूज कर सकते हैं, तो ग्राम फोर्स मीटर भी लिख सकते हैं इसको। अब अगर क्वेश्चन आता है कि हाउ टू कन्वर्ट 1 न्यूटन मीटर इनटू 1 डाइन सेंटीमीटर, तो 1 न्यूटन मीटर में 10 की पावर 5 डाइन सेंटीमीटर होते हैं, 10 की पावर 7, 10 की पावर 7। भैया याद रखें कैसे आया ये, देखो 1 न्यूटन में होते हैं 10 की पावर 5 डाइन, हाँ जी सर। और एक संग में, अगर मैं 1 मीटर की बात करूं तो 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये पावर 5 और ये पावर 2 मिलकर बनेगा 10 की पावर 7, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 7 डाइन सेंटीमीटर। तो ये न्यूटन मीटर की बात करेंगे तो डाइन सेंटीमीटर शुड बी 10 की पावर 7, 10 की पावर 7 डाइन सेंटीमीटर। सर ये तो बहुत ईजी था, समझ आ गया अपने को तो। अच्छा, ऐसे ही केजीएफ मीटर को अगर न्यूटन मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमको 9.8, अगर केजी फोर्स है, केजीएफ फोर्स है भाई, तो हमको उसको ग्रेविटेशन वैल्यू से मल्टीप्लाई करना होता है, दैट इज व्हाट 9.8 से। और 1 ग्राम फोर्स मीटर में हमारे होते हैं 980 डाइन सेंटीमीटर। थोड़ी करेक्शन है यहाँ पे, 980 डाइन सेंटीमीटर। बिल्कुल बेसिक बेसिक बात करी जा रही है, कुछ ऊपर नीचे जा रहा है, इजी इजी बातें चल रही है, बिल्कुल आराम से चल रही है। और समझने वाली बात क्या है, अब टॉर्क हमारे दो तरह से लगेंगे, या तो क्लॉकवाइज होगा, जैसे मोशन अगर क्लॉक की डायरेक्शन में हो रहा है मोशन, में जैसे ये है, मानो ये एक पेन है राइट, मैंने इस पेन को होल्ड करा और इधर से ये मूव करने लगा, इधर से मूव करने लगा, इधर ज्यादा वेट हो गया, इधर कम वेट हो गया, तो इधर मूव करेगा ये। अगर इधर मूव करा तो ये बोला जाएगा क्लॉकवाइज, क्योंकि ये क्लॉक की डायरेक्शन चल रहा है। जैसे मानो ये 3 बज रहा है अभी, दिस इज 3, दिस इज 4, 5, 6, 7, दिस इज व्हाट क्लॉकवाइज। अच्छा, अगर मैंने पिवट पॉइंट को इधर कर दिया तो मोशन इधर होगा। If the pivoted point shifted towards the left, motion should be like this. This is what anti-clockwise। यहाँ से देखो ये क्या बज रहा है भाई, यहाँ पे बज रहा होगा, अगर ये 9 है तो ये जा रहा होगा 8 पे, 7 पे, 6 पे, तो ये क्या हो गया, ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो अगर क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है बच्चों तो उसको हम लोग कन्वेंशनली नेगेटिव लेते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज मोशन को हम लोग लेते हैं पॉजिटिव। ये बात भी याद रखी जाएगी। दोबारा से, कौन सा पॉजिटिव है, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव है, और कौन सा नेगेटिव है, क्लॉकवाइज नेगेटिव है। बहुत बढ़िया। तो अगर मोशन, जैसे यहाँ पे देखो, अब ड्यूरिंग द रोटेशन ऑफ द व्हील आई कैन रोटेट इन 2 वे, या तो मैं ऐसे रन कर सकता हूं उसको, दिस इज व्हाट, दिस इज व्हाट, दिस इज व्हाट, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, या तो फिर मैं इसको ऐसे रन कर सकता हूं, दिस इज व्हाट क्लॉकवाइज। अब वो कैसे चल रहा है उस पर टॉर्क डिपेंड करेगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है बच्चों तो वो पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव। द फोर्स इज अप्लाइड टेंजेंशियली ऑन द रिम, कैसे लगता है हमेशा, फोर्स कैसे लगता है हमेशा किसी भी पॉइंट के टेंजेंट, कैसे टेंजेंट, जिससे कि वो मूव कर पाए। टेंजेंट क्या होता है, द लाइन विच टचेस द सर्कल या टचेस द सरफेस इज कॉल्ड एज टेंजेंट। तो जैसे यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज फोर्स है तो ये फोर्स ऐसे लग रहे होंगे, जो मोशन एंटी क्लॉकवाइज करा रहे होंगे। ये क्लॉकवाइज है तो ये फोर्स ऐसे लग रहे होंगे। तो देख रहे हो दोनों उल्टे हैं, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज का उल्टा, ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है। दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस। दिस विल मेक द मोशन क्लॉकवाइज, दिस विल मेक द मोशन एंटी क्लॉकवाइज, दिस विल मेक द मोशन एंटी क्लॉकवाइज। ये ऐसे लिखे आएगा, ठीक है। ओके, दैट्स अबाउट इट। मूविंग टू कपल। अब व्हाट आर कपल, ये वो कपल नहीं है जब सोच रहे हैं, this is not what we are talking about, no, the couple that we are here dealing is the more than one force is applied, that is the combination of forces. If a single force applied in a pivoted body,
alone does not cause a turning effect. तो क्या करना पड़ता है? The turning effect is always produced by the pair of the forces. जब भी कोई turning effect देखा होगा, जब भी whenever you learn to drive the car, you are always advised to handle it from both the ends, जैसे कि आप इस couples को maintain कर पाओ, especially the कार रेसर्स, द F1 कार ड्राइवर्स, हम देखा होगा वो हमेशा कार को दो हैंड से पकड़ते हैं, वो वाली ये वाली दिस इज नॉट द राइट टेक्निक, क्योंकि इसमें हाउ मच द रोटेशन इज हैपनिंग दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू एडजस्ट इट बाय वन हैंड। कपल्स नहीं होंगे तो फोर्सेस को बैलेंस कर पाना और क्यूबिलियम क्रिएट कर पाना बहुत डिफिकल्ट होता है। ये क्या है एग्जैक्टली हम लोग समझेंगे अभी, बट द टर्निंग इफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड बाय द कपल ऑफ फोर्स। जैसे कि जब भी आप नल को खोलते हो तो देखा होगा आपने, आप एक हाथ से जब भी टैप खोलते हो, सर्कुलर टैप वाला, मैं ऊपर नीचे बात नहीं कर रहा हूं, जब सर्कुलर टैप को ओपन करते हैं, बॉटल कैप को ओपन करते हैं, तो व्हेनेवर वी ओपन द कैप ऑफ द बॉटल, यू ऑल मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड कि हम उस पे एक जगह से फोर्स नहीं लगाते हैं, बल्कि उस पे कपल ऑफ फोर्स लगाते हैं। देख रहे हो यहाँ पे हम लोग दो फोर्स लगा रहे हैं जिससे कि वो ओपन हो जाए, जिससे कि वो ओपन हो जाए, राइट, और क्लोज हो जाए। तो यहाँ पे कपल ऑफ फोर्सेस लगते हैं जिससे कि मोशन जो हो वो कंप्लीटली टर्निंग इफेक्ट क्रिएट कर पाए। ओके, सच अ पेयर ऑफ फोर्सेस कॉल्ड एज कपल। क्या बोलते हैं इनको? द पेयर ऑफ कपल, द पेयर ऑफ फोर्सेस आर कॉल्ड एज कपल। जो यहाँ पे पेयर ऑफ फोर्सेस हैं वी कॉल देम एज कपल। फिर चाहे वो कपल आपका टैप को खोलने के लिए हो, वाटर बॉटल को खोलने के लिए हो, कार के हैंडल्स को मूव करने के लिए हो, वो कपल्स पे वर्क करता है और रोटेशन मोशन कंप्लीट कराता है। सर व्हेन वी ओपन द डोर, तो वहां पे भी क्या फोर्सेस लग रहे हैं? हाँ जी सर, बिल्कुल लग रहे हैं। एक फोर्स लग रहा है, हाँ कि ना, अ फोर्स व्हिच वी एक्सर्ट एट द हैंडल ऑफ द डोर। क्या इसको ओपन करने के लिए हम लोग इसको बाहर की तरफ पुल कर रहे होंगे? हाँ कि ना। एंड द इक्वल अपोजिट फोर्सेस ऑफ रिएक्शन ऑन द हिंज। तो ये हिंज है ना भाई, ये अंदर की तरफ फोर्स लगा रहा है, जिसी वजह से ये कपल मेंटेन हो रहा है। अगर मैं इसको खोल रहा हूं तो मैं तो फोर्स लगा रहा हूं बाहर, लेकिन कपल अंदर की तरफ फोर्स लगा रहा है, जो हिंज है वो अंदर की तरफ फोर्स लगा रही है। दैट इज व्हाई दिस मोशन इज हैपनिंग। और याद रखना, जितना ज्यादा ये दूर होगा पॉइंट, द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जितना दूर होगा उतना इजी होगा इसको मूव कर पाना। क्यों? क्योंकि मैंने बताया आपको, टॉर्क इज व्हाट इज डिपेंडेंट ऑन फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। डिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी, इतनी से ज्यादा होगी उतना कम हमको फोर्स लगाना पड़ेगा उतना टॉर्क लेने के लिए, या फिर डिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी उतना टॉर्क बढ़ता जाएगा, राइट, इन द लेसर फोर्स। दैट इज द रीजन कि आपने देखा होगा जो मैकेनिक्स होते हैं दे यूज द मशीन्स और द गैजेट्स व्हिच हैज लॉन्ग हैंडल्स, चाहे वो उनके रिंच हो, प्लासेस हो, पेचकस हो, जो भी हो यूज करते हैं, दे ऑल आर ऑफ द लॉन्ग हैंडल्स सो दैट टू अप्लाई लेस फोर्स एंड गेट द मैक्सिमम रिजल्ट, मैक्सिमम टॉर्क आउट ऑफ इट। ओके कूल सर, समझ आ गया। अब यहाँ पे देखो, क्या जब ताले की चाबी खोलते हो तो उसमें भी कपल लग रहा होता है? जब हम लोग स्टीयरिंग घुमाते हैं तो वहां भी कपल लग रहा है? हाँ जी सर, बिल्कुल लग रहा होता है। अब ऐसे ही एक्शन ऑफ कपल या तो कंप्लीटली क्लॉकवाइज मोशन कराएगा, एंटी क्लॉकवाइज कराएगा, या फिर मल्टीपल फोर्सेस मिलके क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों करा सकते हैं। जैसे यहां पर देखो, इन दिस केस इफ यू आर सीइंग द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस इज कॉल्ड कपल आर्म। हाँ ये भी याद रखो। जैसे मान लो कि ये हमारा ओरिजिनिक पिवटेड पॉइंट है, ठीक है। अब अगर मुझे निकालना है कि इस केस में व्हाट ऑल आर द फोर्सेस एंड कपल अप्लाइंग बीइंग अप्लाइड हियर, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर देखेंगे कितने फोर्सेस लग रहे हैं। अब ध्यान से देखो, एक फोर्स तो ये लग रहा है। अच्छा, ये जो फोर्स है ये बॉडी का मोशन ऐसे करा रहा है, हाँ कि ना। दिस इज व्हाट एंटी क्लॉकवाइज, दिस इज व्हाट एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, ये भी क्या कर रहा है सर? ये भी ऐसे ही करा रहा है, दिस इज ऑल्सो एंटी क्लॉकवाइज। तो दोनों ही एंटी क्लॉकवाइज मोशन करा रहे हैं, मतलब ये पक्का पक्का जो ये रॉड है, जो ये बार है, ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज मूव कर जाएगा। हाँ जी सर, बिल्कुल कर जाएगा। तो इसका जो नेट टॉर्क आएगा सर वो एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब वो पॉजिटिव आएगा। लेकिन निकाला कैसे जाएगा? अगर हमको फोर्स की वैल्यू पता हो और पिवटेड पॉइंट से ये डिस्टेंसेस पता हो, अगर ये फोर्स पता हो और पिवटेड पॉइंट से डिस्टेंस पता हो, तो हम लोग इस पे नेट टॉर्क निकाल सकते हैं। सिंपल फॉर्मूला, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन भी हमारे सामने आ गया इस पे, कह रहा है अ बॉडी इज पिवटेड, अ बॉडी इज पिवटेड एट अ पॉइंट, अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज अप्लाइड। गिवन में बच्चों हमको वैल्यूज हैं, गिवन में अपने जो गिवन में है पहले वो लिखते चलेंगे, और ये क्वेश्चन मुझसे पहले आप लोग सॉल्व करेंगे। थम जाइएगा, पॉज कर लीजिएगा, आपको सॉल्व करना ज्यादा जरूरी है मुझसे, क्योंकि रिजल्ट आपको लेके आना है यार। मुझे तो ये चीजें आती ही हैं तो मैं पढ़ा रहा हूं। लास्टली यू आर द वन हु विल बी लर्निंग द कॉन्सेप्ट एंड मेकिंग श्योर कि आपके मार्क्स आए, ठीक है। तो पढ़ना आपको पड़ेगा। दोबारा से पढ़ते हैं क्वेश्चन को। कह रहा है अ बॉडी इज पिवटेड, एक जगह से पिवटेड है वो, ठीक है। जो फोर्स लग रहा है वो 10 न्यूटन का है, जो एफ है यहाँ पे, द वैल्यू ऑफ एफ हियर इज व्हाट 10 न्यूटन। हमने कहा बहुत ही प्यारा, फोर्स गिवन है अपने को, आहा हा, डिस्टेंस भी गिवन है भाई,
एप्लीकेशन से, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन से डिस्टेंस भी गिवन है. व्हाट इज द डिस्टेंस? द डिस्टेंस here is that perpendicular distance must be, this must be perpendicular distance which is given as 30 सेंटीमीटर. अब क्या दोनों बातें हमको पता चल गई हैं, चाहे वो फोर्स की हो या फिर वो डिस्टेंस की हो. हमने कहा बहुत ही प्यारा. कह रहा है मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना है. अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, कितना ही बिल्कुल हलवा क्वेश्चन भाई. निकाल लिया क्या सबने? फटाक से कमेंट बताओ आंसर. निकाल लिया? गो इन द कमेंट्स एंड राइट द आंसर्स. व्हाट इज योर आंसर? क्विक, मेक इट क्विक, जल्दी 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 आपको निकालना है भाई. अच्छा याद रखना, यहाँ पे खेल हो रहा है, यहाँ पे खेल हो रहा है. हमको निकालना था बच्चों मोमेंट ऑफ फोर्स, दैट इज व्हाट वी कॉल एज टॉर्क. अबाउट द टॉर्क व्हाट वी नो, टॉर्क इज डिफाइंड एज द फॉर्मूला फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, force into perpendicular distance. And we given with this? Yes, we are given with this. 10 into 30 सेंटीमीटर है. 30 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड बाय 100 करेंगे भाई. दैट इज व्हाट 0.3 meters. We need to multiply it by 0.3. Results to what? Sir 0.3 का मतलब है ये 10, ये से निकल लेगा. That is what 3. This unit is what? Newton. We convert this into meter, तो Newton meter. 3 Newton meter is what the आंसर. आ गया क्या? बहुत ही बढ़िया. सर क्या ये क्वेश्चन इजी है? हाँ बच्चों बहुत इजी है, हमें कुछ करना ही नहीं है, हमें डायरेक्ट एप्लीकेशन यूज करनी है, आंसर निकालने हैं. एक ऐसा ही बेहतरीन क्वेश्चन और कर लेते हैं, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में कर लेंगे. चलो अभी इक्विलिब्रियम समझते हैं. अब भैया इक्वी, नाम ही बता रहा है इक्वी, इक्वी विच इज व्हाट? सेम. तो अगर दोनों तरफ से सेम फोर्स लग रहा हो, दैट इज द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम. अगर मान लो ये भाई हमारे चिंटू और ये वाले भाई हमारे मिंटू. अब चिंटू और मिंटू दोनों मिलके सेम फोर्स अप्लाई कर दे इस कार को मूव करने के लिए. मान ले भाई 10 न्यूटन इधर से लग रहा हो और 10 न्यूटन इधर से लग रहा हो, तो क्या ये कार मूव करेगी? बता भाई, करेगी? नहीं करेगी सर, ये दोनों फोर्स कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में है. अगर ये इधर की तरफ है दैट इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो भैया ये इधर की तरफ है दैट इज व्हाट? नेगेटिव एक्स एक्सिस. इन डायरेक्ट दे आर गोइंग टू कैंसिल ईच अदर एंड द नेट force will be zero or the condition of equilibrium will be arising, and hence we can say यहाँ पे कोई भी net force नहीं लग रहे होंगे. बहुत ही सिंपल बात है सर. when several forces acting on a body produces no change in the state. हाँ जी सर सही बात है. क्या कोई भी चेंज इन स्टेट नहीं होगा, चाहे वो रेस्ट में हो या फिर मोशन में हो, चाहे वो रेस्ट में हो या फिर मोशन में हो. मोशन में भी इक्विलिब्रियम कंडीशन हो सकती है. अगर एक कांस्टेंट फोर्स अप्लाई करा जाए तो वहां भी बन सकता है. द बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम. अब दो तरह का होता है भैया, या तो डायनेमिक होगा या तो स्टैटिक होगा. डायनेमिक क्या है? अगर कोई बॉडी रेस्ट पे रहे, रिमेन एट द स्टेट ऑफ रेस्ट, नहीं ये तो डायनेमिक तो मोशन होता है ना, स्टैटिक होता है रेस्ट. अगर स्टेट ऑफ रेस्ट में रहेगी तो स्टैटिक, स्टैट का मतलब ही है रेस्ट, और डायनेमिक का मतलब है इन द मोशन. अगर वो मोशन में रहेगी तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम, और अगर वो रेस्ट पे रहेगी, अगर वो रेस्ट पे रहेगी तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम. दोबारा से बच्चों, अगर ऑब्जेक्ट मोशन में रहेगा, कांस्टेंट मोशन में, कांस्टेंट फोर्सेस अप्लाई होने पे, अप्लाइड विद द इन्फ्लुएंस ऑफ द अप्लाइड फोर्सेस, द बॉडी इज सेड टू बी इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम. इफ द बॉडी इज स्टेट ऑफ द रेस्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द अप्लाइड फोर्सेस, द बॉडी इज स्टैटिक. अगर रेस्ट पे रहती है तो उसको बोलते हैं हम लोग स्टैटिक इक्विलिब्रियम. बहुत ही बढ़िया. जैसे भाई साहब, ये भाई साहब ऊपर भाग रहे हैं, एक्सीलरेटर मूविंग अप, द बॉय, एक्सीलरेटर मूविंग डाउन, द बॉय इज मूविंग अप. अगर ये बच्चा ऊपर नहीं चढ़ पा रहा है, समझना भाई, अगर ये बच्चा ऊपर नहीं चल पा रहा है, अब मुझे बताओ आइडेंटिफाई द फोर्सेस ऑन द बॉडी. क्या इसमें एक नेट फोर्स डाउनवर्ड जा रहा है इसको लेके, जो कि एक्सीलरेटर का फोर्स है, लेकिन बॉय बेचारा ऊपर चढ़ना चाह रहा है? हाँ कि ना? हाँ कि ना? हाँ कि ना? तो क्या यहां पर जो कंडीशन है वो मोशन की बन रही है, रेस्ट पे नहीं है कोई भी, मोशन पे है. क्या ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम का एग्जांपल है? हाँ जी सर, ये एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम का बहुत बढ़िया सा एग्जांपल है. अब जैसे यहां पर देखो आप, ये जो बॉडी है, जैसे लेट्स से ये एक ब्लॉक है और ये एक टेबल है. ब्लॉक टेबल का एक छोटा सा क्वेश्चन है, कह रहा है ब्लॉक टेबल पे रखा हुआ है और वो मूव नहीं कर रहा है. इसका मतलब क्या है? इसमें जो नेट डाउनवर्ड फोर्स है विच इज द mg, द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और जो ऊपर फोर्स लग रहा है उसको बोलते हैं नॉर्मल फोर्स, और जो रिएक्शन फोर्स लग रहा है उसको बोलते हैं नॉर्मल फोर्स. अगर ये दोनों फोर्सेस दैट इज वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट अगर नॉर्मल फोर्स के बराबर हो जाएगा तो क्या इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम बन जाएंगी, द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम बन जाएंगी? हाँ जी सर, इसी की तो बात कर रहे हैं हम लोग. अगर नेट डाउनवर्ड फोर्स नेट अपवर्ड फोर्स के बराबर है, दोबारा से क्या कहा मैंने, अगर नेट डाउनवर्ड फोर्स जो कि फोर्स नीचे लग रहा है वो अपवर्ड फोर्स के बराबर हो जाए भैया, तो ऐसे ही कंडीशन को बोलते हैं कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम. क्या बात है सर, शानदार, बहुत बढ़िया. ठीक है,
result momentum of all the forces acting on the body about the axis should be zero. क्या बोलेंगे उसको? इक्विलिब्रियम की कंडीशन। ओके, बहुत बढ़िया। जैसे यहां पर देखो भाई, हमारे भाई हमारी बहन आपस में बैठे हुए हैं एक सीसो पे। अब आप देख रहे हो भैया का जो वेट है नीचे वो W1 है, और ये है हमारा पिवटेड पॉइंट जो कि R1 डिस्टेंस भैया पे है और R2 डिस्टेंस है दीदी से। अब भैया और दीदी, जो हमारे भैया हैं और जो हमारी दीदी हैं, इन दोनों पे लग रहे हैं नीचे नीचे फोर्स जो इनके वेट हैं, और इनकी लग रही है डिस्टेंसेस। अब अगर ध्यान से देखो, चलो एक 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 कॉमन ऑब्जर्वेशन देखो, अगर ये भैया यहां पे ना होते तो दीदी जी जो डाउनवर्ड फोर्स लगा रही होती, क्या वो कहीं ना कहीं क्लॉकवाइज मूव कराता मोशन को? बोल हाँ कि ना भाई? अगर ये पॉइंट पिवटेड होता और भैया ना होते तो दीदी की इधर गिर जाती, इधर की तरफ बेंड हो जाता, ये हाँ कि ना? अच्छा, अगर दीदी ना होती भैया होते, सुनो भाई, अगर दीदी ना होती और सिर्फ भैया होते, ये ना कहना क्या करेंगे अकेले भैया? भैया अगर अकेले होते तो भैया वुड बी मूविंग द ऑब्जेक्ट या फिर प्लैंक इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो क्या आप देख रहे हो कपल्स क्रिएट हो रहे हैं यहाँ पे? ये वाले कपल नहीं, द फोर्स एज अ कपल, द टॉर्क एज द कपल, द पेयर ऑफ द फोर्सेस आर गेटिंग क्रिएटेड, दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। डोंट थिंक अदरवाइज। अच्छा, अब मुझे बताओ, क्या यहां पर एक क्लॉकवाइज मूवमेंट है और एक एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है, और यहीं से आता है प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट व्हिच सेज दैट द नेट क्लॉकवाइज मूवमेंट is equivalent to the net anti-clockwise movement in the condition of equilibrium it arises, जो हम आगे पढ़ेंगे। अच्छा, अगर हमको निकालना है, मान लो नेट क्लॉकवाइज मूवमेंट, हमको निकालना है नेट क्लॉकवाइज मूवमेंट, तो क्लॉकवाइज कौन चला रहा है भाई? दीदी चला रही है। दीदी का वेट है W2, जो वेट है इनका वही इनका फोर्स होगा, इनटू दीदी की डिस्टेंस है। कहां से डिस्टेंस है? कहां से डिस्टेंस है बच्चों? पिवटेड पॉइंट से। हमेशा कहां से डिस्टेंस है? पिवटेड पॉइंट से। पिवटेड पॉइंट से डिस्टेंस है R2, तो ये ले लिया हम लोग ने। अच्छा, नेट एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है भैया, भाई एंटी क्लॉकवाइज भैया कर रहे हैं, भैया का वेट W1 और इनकी डिस्टेंस R1। अगर इनको ही हम लोग बराबर कर दें आपस में, इफ वी इक्वेट दीस टू, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट या मोमेंट ऑफ प्रिंसिपल। इसी की बात करेंगे हम लोग व्हेन द सम ऑफ द एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट बिकम्स सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट which we call as मोमेंट ऑफ प्रिंसिपल। इतना ही सिंपल है भाई। चलो एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग से, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे। इस क्वेश्चन को करने पहले आपको पता होना चाहिए कि एक मीटर रूल क्या होता है, क्योंकि यहां पे जो यूज करा गया है वो एक हाफ मीटर रूल होता है। हाफ मीटर रूल क्वेश्चन है, तो मीटर रूल क्या होता है? मीटर रूल का मतलब ही है वो स्केल जिसका लेंथ 1 मीटर हो। क्या बोला मैंने? वो स्केल जिसका लेंथ 1 मीटर हो उसको बोलते हैं मीटर स्केल। तो हाफ मीटर स्केल क्या हो जाएगा भाई? सब समझदार हो। हाफ मीटर स्केल बोलने का मतलब हो गया जिसका लेंथ 50 सेंटीमीटर हो। शाबाश। अब कह रहा है बैलेंस हॉरिजॉन्टली ऑन अ नाइफ एज एट 29 सेंटीमीटर मार्क। कहां पर है? कहां पे बैलेंस करा गया है? 29 सेंटीमीटर के मार्क पे। और क्या है? ये हाफ मीटर रूल है। चलो हाफ मीटर रूल मान लेते हैं कि ये हाफ मीटर रूल है। इसकी टोटल लेंथ जो है वो होगी 50 सेंटीमीटर, और हमने इसको कहां से पिवट करा है? मान लेते हैं एक इस एंड से हमने इसको पिवट करा है ऐसे पॉइंट से जो कि है 29 सेंटीमीटर की दूरी पे। ओके ओके, व्हेन अ वेट ऑफ 20 GF इज सस्पेंडेड फ्रॉम वन एंड, a uniform rule balance horizontally on a knife 29 centimeter mark when a weight of 20 GF is suspended from one end। कहां से करा गया भाई? एक एंड से 20 GF का, एक एंड से 20 GF का, एक एंड से 20 GF का इस पे हम लोगों ने वेट सस्पेंड करा है। हमको इसका डायग्राम बना के दिखाना है और हमको बताना है व्हाट इज द वेट ऑफ द मीटर रूल। अब देखो इस पॉइंट को मीटर रूल संभाल रहा है। हम कह सकते हैं कि इसके एक एंड से, वन एंड ऑफ इट कुड बी दिस, यहां से हमने एक वेट सस्पेंड करा है जिसका जो वेट है वो है 20 GF। ठीक है। अच्छा, अब मीटर रूल का भी कोई वेट होगा? हाँ जी सर, मीटर रूल का भी कोई वेट है, हमको वो निकालना है। मीटर रूल का वेट कहां लगेगा? सर अगर ये 50 सेंटीमीटर का है पूरा, तो इसके हाफ पे, दैट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसके मिड पॉइंट पे लग रहा होगा। सर 50 का आधा कितना होता है बच्चों? 50 का आधा कितना होता है? 50 का आधा कितना होता है? 25 होता है। सर 50 का आधा जो होगा वहां पे लगेगा हमारे पास इसका वेट, तो दैट इज व्हाट 25 से 29 पे वेटेड है, 29 के पहले आएगा 25 जहां पे लगेगा mg ऑफ व्हाट, mg ऑफ व्हाट, mg ऑफ
mg दैट स्केल, ये एक्ट कर रहा होगा। हमको इसका फिगर बनाना था और इसका हम लोगों को बताना था मीटर रूप से। एक बार आप लोग बताओ भैया कि व्हाट इज अ वेट, एक बार ट्राई करो, कंडीशन ऑफ एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज लगाओ और ट्राई करो व्हाट शुड बी द आंसर अकॉर्डिंग टू यू। ट्राई वंस, व्हाट शुड बी द आंसर अकॉर्डिंग टू यू। एक बार आप लोग ट्राई करेंगे और बताएंगे आंसर क्या आ रहा है आपकी तरफ से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मोशन के थ्रू। भाई जल्दी से, टाइम कम है तो कमेंट बॉक्स में आंसर आ जाने चाहिए अब तक। तो क्विक, वीडियो पॉज करके देख सकते हो, आप पढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है भाई, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी से कर दो। आया क्या, आया क्या भाई, आया क्या, आया क्या भाई, आया क्या? अगर आप लोग देखो ऐसा कुछ ऐसे भी करते हो कि आप इसको 0 सेंटीमीटर मान के, एक एंड को 0 सेंटीमीटर मान के इधर से और इधर आप एक 20 GF का वेट लगाते हो तो भी कोई बुरी बात नहीं मानी जाएगी भाई। आपको एक एंड पे लगाना था, ठीक है, वो भी बिल्कुल सही है, ये वाली बात भी बिल्कुल सही है। आप चाहो तो इससे भी कर सकते हो और इससे करना ही आई थिंक बेटर है, क्योंकि आपका पिवटेड पॉइंट अगर बीच में रहे और दोनों तरफ वेट रहे डिस्ट्रीब्यूटेड तो आपका आंसर वन एंड ज्यादा बेटर रहेगा। और अब चलो, आंसर आया क्या, आंसर आया क्या? करना क्या है सर, नेट क्लॉकवाइज मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज के बराबर होगी। अच्छा सर, अगर ये 29 में पिवटेड है तो इसके बीच में कितना वेट है, ये कितना डिस्टेंस है सर? ये 4 सेंटीमीटर है, हाँ कि ना? और ये वाला कितना बचा हुआ सर? अगर ये 29 हो गया, पूरा 50 था, पूरा 50 था, तो क्या ये 21 बचेगा? हाँ जी। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें डिस्टेंस पिवटेड पॉइंट से निकालना है। ये डिस्टेंस इधर का हो गया और ये डिस्टेंस इधर का हो गया और यही हमारे लिए काम करेंगे। अब क्योंकि देखो ये जो मोशन है, जो ये वाला मोशन है, ये बॉडी को मूव कराएगा इधर की तरफ, दैट इज व्हाट एंटी क्लॉकवाइज, और ये वाला कराएगा क्लॉकवाइज। अब दोनों को बराबर करना है तो पहले निकाल लो इसका नेट क्लॉकवाइज मूवमेंट और बराबर कर दो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के। तो कैसे करेंगे देखो, हमें करना क्या है, नेट क्लॉकवाइज मूवमेंट को बराबर करना है नेट एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के, हाँ कि ना? सर ये कैसे होगा? क्लॉकवाइज मूवमेंट कौन क्रिएट कर रहा है सर? 20 GF कर रहा है, ये इसको इधर ला रहा है, तो 20 GF हमारा हो गया जो हमें क्लॉकवाइज देगा। और सर है कितनी डिस्टेंस पे? 21 सेंटीमीटर पे, ठीक है। हमने कहा सर एंटी क्लॉकवाइज वाला ये है, इसका वेट हम लोग मान लेते हैं कि अभी एक्स है, ठीक है, इसका वेट मान लेते हैं कि एक्स है, हमें इसका वेट नहीं पता ना, इसका मास नहीं पता ना, एक्स मान लेते हैं उसको, एक्स जीएफ मान लेते हैं, ठीक है। और डिस्टेंस कितनी है सर? इसकी डिस्टेंस है 4 पिवटेड पॉइंट से। तो अगर ध्यान से देखो तो जो एक्स की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 20 इंटू 21, और इसको नीचे लाएंगे तो डिवाइड बाय 4 विच इज व्हाट 5 इंटू 21। अब आप बताओ क्या आपका भी आंसर यही आया था? क्या आपका आंसर भी 105 दिख रहा है भाई? क्या आपका आंसर भी यहाँ पे 105 दिख रहा है? जो इसका वेट है वो 105 जीएफ की कंडीशंस में आ रहा है। अगर ये आ रहा है तो आप सही कर रहे हो। कैसे कर रहे हैं दोबारा से देख लो भाई, आने सारे क्वेश्चन चाहिए, कोई भी छूटना नहीं चाहिए। क्या जो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट है, जो एक्स की जो मानी हम लोगों ने, वो हमारी 105 जीएफ आ रही है, सबकी आ रही है, सही सही, बिल्कुल बिल्कुल सही सही आ रही है। कैसे? दोबारा से पिवटेड पॉइंट से हमारा एक वेट ऑफ द स्केल खुद हो गया, पूरा स्केल हमारे पास एक हाफ मीटर स्केल, तो 50 सेंटीमीटर उसकी लेंथ हो गई, पूरे स्केल के मिड पॉइंट 25 में मिलेगा, 25 से जो हमें वेट मिलेगा पिवटेड पॉइंट का वो 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस दूर मिलेगा। तो इसका वेट जो है और इसका जो डिस्टेंस है बराबर कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, इसका वेट इसका डिस्टेंस मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों का आपस में बराबर कर दिया, दैट इज क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। हमारा आंसर आ गया 105, ये फिगर ही बन गया बढ़िया सा और हमारा आंसर भी आ गया। क्या आप सबने कर लिया भाई इसको? आगे चलें क्या? आगे चलें क्या? इजी था भाई, बहुत इजी था भाई। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और धांसू क्वेश्चन करते हैं। चलो, कह रहा है कैलकुलेट करो नेट क्लॉकवाइज मूवमेंट, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट और नेट मूवमेंट भी निकालना है अपने को, टोटल भी निकालना है। जबकि एक रॉड जो है वो 5 मीटर लंबी है, रॉड ऑफ लेंथ 5 मीटर, एक रॉड है जो कि है 5 मीटर लेंथ की, एंड मास ऑफ 3000 ग्राम पिवेटेड एट 3 मीटर फ्रॉम एन एंड, 3 meter from an end, and mass of 3000 gram pivoted at 3 meter from one end. If two weight of this and this are placed at 2 meter and 4.5 meter from the same end. अब भाई साहब आराम से एक रॉड की लेंथ पता है और मास पता है, ठीक है, मास कितना है
मास कितना है 300 ग्राम, और पिवटेड कहां पर है 3 मीटर पे है। अब भैया अगर ये 0 है तो ये 5 होगा, तो इसके बीच में कहीं हमको मिलेगा पहले तो इसका वेट, दैट इज व्हाट एट अ डिस्टेंस 2.5 सेंटर, ठीक है। लेकिन सेंटर पे पिवटेड नहीं है, पिवटेड कहां पर है सेंटर से थोड़ा सा आगे, क्या पॉइंट है वो सर, वो जो पॉइंट है वो हमको गिवन है 3 मीटर पे, तो मतलब थोड़ा सा आगे हमें मिलेगा पिवटेड पॉइंट, सही बात है, ठीक है। रॉड का लेंथ भी पता है, रॉड का मास भी पता है, लेकिन रॉड का जो मास एक्ट होगा याद रखना, वो उसका वेट होगा, वो होगा सेंटर ऑफ मास पे, मतलब वो जो एक्ट होगा वो इधर होगा, ठीक है। दिस इज वेट ऑफ रॉड, दिस इज वेट ऑफ रॉड, बहुत बढ़िया। अब if two weight of 500 gram and 500 gf and 800 are placed at 2 मीटर, अब यहां से बताओ मुझे 0 से 2 मीटर, क्या 2.5 ये था, तो 2 कहीं इधर होगा, यहां से एक और वेट एक्ट कर रहा है, पेन कलर का चेंज कर दूं इसको, चलो कलर चेंज कर देते हैं इसका, मान लेते हैं ये 2 मीटर पे, ये हमारा 2 मीटर का डिस्टेंस है, और यहाँ पे जो हमारा ये 2.5 है, ये 2 है, 2 पे हमारा एक वेट है 500 जीएफ, 500 जीएफ का एक्ट कर रहा है, और 4.5 पे, अब भाई ये हमारा इतना हो गया 0.3, और 4.5 यहाँ कहीं आ जाएगा मान लो, 4.5 पे हमारा एक और वेट एक्ट कर रहा है, उसके लिए कलर चेंज कर देते हैं, 4.5 पे जो हमारा वेट है वो है 800 जीएफ, 405 4.5 पे है 800 जीएफ का फोर्स, ये तो कलर सेम हो गया, तो कलर सेम हो गया, ये तो कलर सेम हो गया, इसको तो अलग करना था अपने को, 4.5 पे है, 4.5 पे है 800 जीएफ, ठीक है। अब अपने को निकालना है इससे निकलने वाला पहले क्लॉकवाइज मूवमेंट। अब सर ध्यान से देखिए, सर अगर ये ना होते तो ये वाला इसको क्लॉकवाइज घुमा रहा होता, हाँ कि ना, ये वाला फोर्स, इसको ऐसे रॉड मानो इसको, और इसको पिवटेड पॉइंट मानो, इसको रॉड मानो, इसको पिवटेड मानो, इधर कोई फोर्स नहीं है, इधर गिर जाएगी ये ऐसे करके, हाँ कि ना, हाँ कि ना, अगर इधर कोई फोर्स नहीं है तो इधर गिर जाएगी ये पिवटेड पॉइंट पे, तो इसका मोशन जो होगा वो ऐसे हो जाएगा, ऐसे होने का मतलब क्या है क्लॉक वाइज मोशन, ठीक है। तो पहला पॉइंट हम लोग सॉल्व कर रहे हैं क्लॉकवाइज के लिए। सर क्लॉकवाइज के लिए जो हमारा आंसर है उसमें जो फोर्स है वो 800 जीएफ है, जीएफ में ही सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, जो फोर्स है वो है 800, और जो डिस्टेंस है पिवटेड पॉइंट से डिस्टेंस देखो बच्चों 1.5, लेकिन ध्यान से ये मीटर में है, तो आंसर जो आएगा वो जीएफ मीटर आएगा, लेकिन जीएफ मीटर बच्चों सही यूनिट नहीं होती है, बट हम लोग निकाल सकते हैं क्योंकि हमको तो आंसर निकालना है अभी के लिए, तो जीएफ मीटर, या फिर हम लोग अगर मीटर है तो एसआई यूनिट केजीएफ यूज करते हैं, हाँ कि ना, और अगर सेंटीमीटर है तो हम लोग जीएफ का भी यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पर मीटर चल रहा है भाई, हर जगह जो डिस्टेंस है वो मीटर चल रही है, तो हम मीटर में ही आंसर निकाल लेते हैं अभी के लिए फॉर नाउ, क्योंकि हमारे लिए ईजी होगा सॉल्व करवाना। या फिर आप चाहो तो एक और काम कर सकते हो कि आप मास को केजी में कन्वर्ट कर लो, केजीएफ बना लो, इसको डिवाइड बाय 1000 कर लो, दिस इज व्हाट यू कैन आल्सो डू, डिवाइडेड बाय 1000, दिस विल बिकम 0.8, 0.8 मल्टीप्लाई बाय 1.5, अब भैया 8 15 का जो होता है वो होता है 120, वो होता है 120, लेकिन ये दो डेसिमल है तो दो डेसिमल के पहले लग जाएगा, तो 1.20, नाउ दिस इज व्हाट के जी एफ मीटर, ये आ जाएगा हमारे पास क्लॉकवाइज टॉर्क। सर सेकेंड वाला है हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज के लिए। अब मेरी बच्चों ध्यान से देखना, अब क्योंकि क्लॉकवाइज के तो यहाँ पे एक ही फोर्स था, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज मोशन कराने के लिए ये दोनों फोर्स वर्क कर रहे हैं। फॉर एंटी क्लॉकवाइज मोशन वी हैव नॉट जस्ट वन फोर्स बट द पेयर ऑफ टू फोर्सेस, मतलब जो इसका सम होगा दैट इज गोइंग टू गिव अस द एंटी क्लॉकवाइज नेट मूवमेंट, हाँ कि ना, दैट इज व्हाट एंटी क्लॉकवाइज के लिए यहां पर हमारे पास दो फोर्सेस है, पहला है हमारे पास 500, दैट इज व्हाट 500 डिवाइड बाय 1000 करने का केजी में कन्वर्ट करने के लिए हाफ दिख रहा है, 1/2 दिख रहा है भाई, आधा किलो दिख रहा है आपको, हाँ जी सर, आधा किलो इनटू सर इसकी पिवटेड पॉइंट से डिस्टेंस कितनी है, ये 2 था ये 3 था, तो ये तो 1 डिस्टेंस पे है, हाँ जी सर, और एक और फोर्स है सर उसको ऐड कर देते हैं, कौन सा फोर्स है ये वाला, अच्छा इसका कितना मास था 3000, कितना था 3000, 3000 था जीएफ में, तो केजी में हो जाएगा भैया डिवाइड बाय 1000, 3 केजीएफ, 3 केजीएफ फोर्स, तो ये हो गया हमारे पास 3, और इसकी डिस्टेंस कितनी है पिवटेड पॉइंट, सर इसकी डिस्टेंस तो 0.5 है, क्या समझ रहे हो, क्या समझ रहे हो, क्या हमने पहले नेट क्लॉकवाइज मूवमेंट निकाला, क्या अब हम लोग नेट एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट निकाल रहे हैं, क्या अब हम इनको सॉल्व कर देंगे, हाँ कि ना,
पहले हम लोगों ने दोनों के फोर्स को देखा, अब आपस में इनको ऐड कर देते हैं। दिस इज ऑल व्हाट, दिस इज व्हाट सर, दिस इज व्हाट, दिस इज व्हाट, दिस इज 1/2 एंड दिस इज व्हाट सर, ये 1.5 है सर, ये 1.5 और आधा मतलब 2 हो गया, ये तो 2 kg एफ मीटर, ये हमारा आ गया, ये टॉर्क आ गया हमारा एंटी क्लॉकवाइज वाला। अब से कह रहा है व्हाट इज द नेट मूवमेंट। अरे नेट मूवमेंट क्या होती है सर, नेट मूवमेंट और भी इजी है निकालना हमारे लिए। जब हमसे नेट मूवमेंट के लिए पूछ रहा है तो नेट मूवमेंट इज द, बच्चों नेट मूवमेंट इज द सम ऑफ क्लॉकवाइज प्लस एंटी क्लॉकवाइज। नेट मूवमेंट निकालनी है अपने को, नेट मूवमेंट निकालना हमारे लिए और भी इजी है। नेट मूवमेंट निकालने के लिए हम लोग दोनों फोर्स स्क्वायर कर देंगे। अब देखो, अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्योंकि एक क्लॉकवाइज है एक एंटी क्लॉकवाइज है। अब आपको पता क्या है भैया, ये 1.2 है और ये 2 है, तो अगर मैं 2 से 1.2 माइनस कर देता हूं तो 0.8 आंसर आएगा मेरा, हाँ कि ना। अब 0.8 जो आंसर आ रहा है बच्चों, ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज, ध्यान से देखो, एंटी क्लॉकवाइज वाला ज्यादा है, तो ये हो गया हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज। क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो हम लोग 0.8 एंटी क्लॉकवाइज या प्लस 0.8 लिख सकते हैं। डायरेक्शन लिखनी हो तो एंटी क्लॉकवाइज भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या ये बेहतरीन क्वेश्चन था, क्या आप सॉल्व कर पाए इसको, क्या ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे आप लोग बच्चों, डिफिकल्ट तो नहीं लग रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि ऐसा ही क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल सकता है, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लीजिएगा। ओके, बहुत बढ़िया। अब समझ लेते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कॉन्सेप्ट को। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है सर, वो पॉइंट जहां पे सारे के सारे मासेस का नेट मूवमेंट या एल्जेब्राइक सम टॉर्क का या फिर मूवमेंट्स का हो जाए जीरो, उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जैसे इस पेन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी वही पॉइंट है जहां पे मैंने इसको होल्ड करा हुआ है, क्योंकि ना तो ये क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहा है ना तो ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहा है, दोनों के मूवमेंट जो है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ गए, नेट फोर्स जीरो हो गए। बोलो हाँ कि ना, एंटी क्लॉकवाइज भी और क्लॉकवाइज भी दोनों फोर्सेस जीरो हो गए हैं। दैट इज व्हाट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और ध्यान से देखो, बहुत सारे पॉइंट हैं किसी भी पार्टिकल्स में, और उन सारे पॉइंट का कलेक्शन जहां पर एक जगह हमको कंबाइंड फोर्स मिल जाए उसको बोलते हैं हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी बोल सकते हैं हम लोग उसको। द फोर्स with which the earth attract every particle towards center is known as force of gravity। क्या बोलते हैं उसको, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। इट इज ऑल्सो नोन एज द वेट ऑफ द पार्टिकल। जैसे हमारा वेट, हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अगर हम लोग एक एथलीट होते हैं, बिल्कुल शेप पे बॉडी होती है, जैसे हमारी बॉडी क्या है, हमारी बॉडी अभी अदरक है, कहीं यहाँ फूली है, कहीं यहाँ फूली है, कहीं यहाँ फूली है, कहीं यहाँ फूली है, नहीं ऐसी बॉडी नहीं। अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म होगी तो उसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी ह्यूमन बॉडी का उसके नेवल पे होता है, और वहां से उसके हम लोग सारे फोर्सेज और वेट को कैलकुलेट करते हैं। अगर ऐसे ही हम लोग बात करें बहुत सारे पार्टिकल की एक बॉडी के अंदर, तो उसका जो अलजेब्राइक सम है, the single force equals sum of these particles of body parallel to each other। the body can be made up of several particles, जैसे कि हम लोग हमारा, और उसको हम बोलते हैं weight of the object। as size of body is quite small in comparison to the size of the earth, the pull of the gravity parallel to each other। हाँ सही बात है, क्योंकि अब मान लो कोई अगर बॉडी को अर्थ अट्रैक्ट कर रही है तो भाई उसकी तो हर एक पार्टिकल की तरफ फोर्स लग रहा है ना, तो वही शो करा गया है यहाँ पे। लेकिन हमें क्या समझना है कि जो हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो क्या है सर, इट इज अलजेब्राइक सम। इट इज अलजेब्राइक सम, कहां गया वो पॉइंट, कहां गया कहां गया कहां गया, द वेट डब्ल्यू सेंटर ऑफ बॉडी। ठीक है, आप याद रखो, वो ऐसा पॉइंट है जहां पे उसके नेट मूवमेंट्स के अलजेब्राइक सम हो जाए जीरो, नेट क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जीरो, या फिर वो कंसिडर्ड पॉइंट जहां की सारा वेट ऑफ द बॉडी को कंसिडर माना जाए, उसको बोलते हैं हम लोग वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। वेट डब्ल्यू एक्ट जी पॉइंट अलजेब्राइक सम, हाँ लिखा हुआ है, such that the algebraic sum of the moment due to the weight of each of the particle about the point G is zero। The point G is called the center of the gravity। क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये फिगर याद कर लो, ये डेफिनेशन याद कर लो, याद होनी चाहिए आपको। दोबारा से, weight W is considered to act on the point G such that weight W is considered to be acting at G such that the algebraic sum of all the weight, नेट क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सबका सम हो जाए जीरो, उसको बोलते हैं हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब हर एक बॉडी के अलग होते हैं, जैसे रॉड की बात करेंगे तो रॉड की कहां है, मिड पॉइंट पे है। एक अगर एक रॉड है, स्ट्रेट रॉड है, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके मिड पॉइंट में मिलता है हमको। ऐसे ही एक सर्कुलर डिस्क है कि नहीं भाई। अच्छा, और जरूरी नहीं है कि चीजों का सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके अंदर ही हो। हाँ, जैसे अगर कोई चीज हॉलो है तो वो उसके बाहर हो सकता है, मतलब उसका, क्योंकि अंदर से खाली है ना यार, वो अंदर है ही नहीं उसके कुछ, तो बाहर ही होगा। कॉमन सेंस, हाँ कि ना। जैसे अगर बात करते हैं सर्कुलर डिस्क का, तो उसका है ज्योमेट्रिकल सेंटर, मतलब उसका जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है दैट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अगर बात करते हैं स्फीयर की, तो वहां पे भी हमारे पास ज्योमेट्रिकल सेंटर है। अब याद रखना कि डिफरेंस है एक हॉलो और सॉलिड में। इन अ हॉलो स्फीयर द सेंटर लाइज आउटसाइड द मटेरियल। हॉलो है ना तो आउटसाइड द मटेरियल, लेकिन एक और सॉलिड होता तो इनसाइड द मटेरियल होता। बहुत बढ़िया। ऐसी बात करेंगे सिलेंडर की, जो सिलेंडर करता है एक्सेस
के हमारे मिड पॉइंट पे, जो उसकी मिडिल एक्सिस होगी उसके मिड पॉइंट पे, लेकिन हॉलो का आउटसाइड होगा यहाँ पर भी, ये भी याद रखेंगे हम लोग। जैसे मान लो ये एक सिलेंडर है हमारा, ये सिलेंडर है हमारा, तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो इसके परपेंडिकुलर एक्सिस है उसके बिल्कुल मिड पॉइंट पे होगा, मिड पॉइंट ऑफ द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर। ऐसे ही ट्रायंगुलर लेमा अगर हम लोग निकाल रहे हैं, ट्रायंगुलर लेमिना है हमारे पास, ट्रायंगुलर सरफेस है, तो उसकी जो मीडियंस है उनके इंटरसेक्शन पॉइंट पे, द इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ द मीडियन, एक ये मीडियन है, एक ये मीडियन है, एक ये मीडियन है, इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, दिस इज व्हाट हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी फॉर द ट्रायंगुलर लेमा। अगर सर्कुलर रिंग है तो सेंटर ऑफ द रिंग पे हो जाएगा हमारे पास उसका कोन है। कोन दो तरह के होते हैं, या अगर हॉलो कोन है या फिर वो सॉलिड कोन है। अगर हॉलो कोन है तो h/3 फ्रॉम द बेस, हाइट h बाय, अगर पूरी हाइट h है तो उसके h/3 पे मिल जाएगा हमको COG हमारा उसका, ठीक है। और अगर सॉलिड कोन है तो h/4 पे मिलेगा। कहां मिलेगा भाई? h/4 पे मिलेगा। कहां मिलेगा? h/4 मिलेगा, h/4 मिलेगा हमको उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। ओके, बहुत बढ़िया। अब ये 4 क्वेश्चन है भाई, बता दो कहां पे है। अब बताओ रिंग का कहां है भाई? आपने बताया था सेंटर ऑफ द रिंग, रिंग का था सेंटर ऑफ द रिंग, हाँ कि ना। रोम्बस का बच्चों डायगोनल का इंटरसेक्शन है, अगर कोई रोम्बस है तो इंटरसेक्शन ऑफ, एट द इंटरसेक्शन, एट द इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स, इसके लिए ट्राइंगल मीडियन, मीडियन के इंटरसेक्शन पे, इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन, हाँ कि ना। सिलेंडर का बचाया प्रथम हमने एक्सिस, जो उसकी रोटेशनल एक्सिस है, जो उसकी परपेंडिकुलर एक्सिस है, ऑन द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर, द एक्सिस ऑफ सिलेंडर, कौन सी एक्सिस अब बोल सकते हो? उसकी परपेंडिकुलर एक्सिस, ये वाली जो एक्सिस है हमारी, मिड पॉइंट ऑफ द एक्सिस बोल सकते हो आप। मिड पॉइंट ऑफ एक्सिस बोलने ज्यादा बेटर है, मिड पॉइंट ऑफ द एक्सिस बोलना ज्यादा बेटर है, मिड पॉइंट ऑफ द एक्सिस बोल दो भाई इसको, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर मोशन आप सबको आइडिया होगा, अगर कोई भी बॉडी एक फिक्स्ड पॉइंट को बांध के उसके अराउंड घूम रही है तो उसको बोलते हैं हम लोग सर्कुलर मोशन। अब याद क्या रखना है कि इसमें लगेंगे दो फोर्सेस, जब ये मोशन होगा सर्कुलर तो यहाँ पे लगेंगे दो फोर्सेस। और सर्कुलर मोशन होते समय कुछ और चीज याद रखनी है कि एक ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज हो रही होती है। जब भी कोई मोशन सर्कुलर होगा, जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा हो, कितना ही घटिया सर्कल बनाया मैंने, जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा होगा बच्चों, तो ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन, अगर मान लो पहले वो ए पॉइंट पे था, फिर वो बी पॉइंट पे पहुंचा, फिर वो सी पॉइंट पे पहुंचा, फिर वो डी पॉइंट पे पहुंचा, तो जैसे जैसे ये मोशन कर रहा है वैसे वैसे इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, देख रहे हो। और जैसे इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है वैसे वैसे इसकी वेलोसिटी भी चेंज हो रही है। इसका मतलब है सर्कुलर मोशन इज अ एक्सेलरेटेड मोशन। वो यूनिफॉर्म होगा नॉन यूनिफॉर्म होगा इसके बाद अलग है, लेकिन उसकी स्पीड सेम होगी, क्योंकि स्पीड डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती है, बट वेलोसिटी कीप्स ऑन चेंजिंग बिकॉज द डायरेक्शन इज चेंजिंग, स्पीड सेम, वेलोसिटी डिफरेंट। एंड एक्सेलरेटेड है कि नॉन एक्सेलरेटेड है वो हम लोग उसके कंडीशन बताएंगे। सर्कुलर मोशन होता क्या है पहले चलो। When an object moves in a circle, its motion is called as a circular motion. Simple. हाँ कि ना। During circular motion, the direction of the motion as well as the speed changes continuously. स्पीड चेंजेस कॉन्टिन्यूसली का मतलब है कि जब वो मोशन कर रहा होता है तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही होती है, हाँ कि ना। अब दो तरह का होगा, या तो यूनिफॉर्म होगा ना तो नॉन यूनिफॉर्म होगा। लेकिन मोशन इज सेड टू बी एक्सेलरेटेड, एक्सेलरेटेड मोशन बिकॉज वेलोसिटी कीप्स ऑन चेंजिंग। यहाँ पे हम लोग सकते हैं स्पीड चेंजेस कॉन्टिन्यूसली, डिपेंड्स की मोशन हमारे पास एक्सेलरेटेड है, यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है। अगर यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है तो उसकी स्पीड चेंज जरूरी नहीं है, हो सकता है ये स्टेटमेंट मैं अभी यहां से हटा देता हूं, क्योंकि ये कंडीशन बनेगा। अभी कैसे बनेगा मैं समझता हूं आपको। मान लो एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है सर्कुलर मोशन में, और वो 5 मीटर पर सेकेंड से ही मूव कर रहा है, तो भाई उसकी स्पीड तो चेंज नहीं हो रही है, उसकी स्पीड पे डायरेक्शन का कोई रिलेशन है ही नहीं, स्पीड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डायरेक्शन। तो उसकी स्पीड तो 5 मीटर पर सेकेंड ही है, जो कि चेंज नहीं हो रही है, but the direction of the object is keep on changing because of which the velocity changes। हाँ कि ना। तो वेलोसिटी तो चेंज होगी होगी, जब इधर जाएगा तो 5 मीटर पर सेकेंड ईस्ट हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो नॉर्थ हो जाएगा, इधर जाएगा तो वेस्ट हो जाएगा, इधर जाएगा तो साउथ हो जाएगा। तो वेलोसिटी तो चेंज हो रही है, समझ आता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि स्पीड चेंज हो रही हो। अब दो तरह का होगा भैया, अगर स्पीड सेम है तो यूनिफॉर्म, इफ द स्पीड इज सेम, बॉडी इन सर्कल विद यूनिफॉर्म स्पीड, सेम स्पीड, तो हम लोग बोलेंगे उसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर उसकी
नहीं है सेम तो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, हमें जल्दी यूनिफॉर्म पे वर्क करना है। अब कौन कौन से फोर्स लगेंगे भाई, जब भी एक मोशन सर्कुलर पाथ पे होता है तो उसमें अंदर की तरफ एक फोर्स लगता है टुवर्ड द सेंटर, विच वी कॉल है सेंट्रीपिटल फोर्स, हमेशा याद रखेंगे। जब भी एक मोशन सर्कुलर मोशन में होगा, सर्कुलर पाथ में होगा, तो हमेशा उसके डायरेक्टिव इनसाइड इंटरनल साइड एक फोर्स लगता है विच वी कॉल एज द सेंट्रीपिटल फोर्स, हमेशा अंदर की तरफ डायरेक्ट करेगा इसको, ठीक है। और ये हमेशा वेलोसिटी के देखो टेंजेंशियल है, आपस में दोनों 90 डिग्री बना रहे हैं, वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल वर्क करेगी इधर वेक्टर पे, और उसके सेंटीमीटर अंदर होगा, बोथ विल मेकिंग द 90 डिग्री एंगल एट अ पॉइंट to each other, and hence the body moving uniformly in circular path, there must be the force provided, the centripetal force required for the circular motion। बिना इसके कोई मोशन सर्कुलर पाथ में रोटेट नहीं हो पाएगा, उस पर हमेशा अंदर फोर्स लगना चाहिए जिससे कि वो मूव करे एक सर्कुलर पाथ में। जैसे कि आप देख रहे हो, देखो वेलोसिटी की डायरेक्शन कीप्स ऑन चेंजिंग, बट अंदर की तरफ हमेशा ही हमेशा जैसे जैसे वेलोसिटी चेंज हो रही है इसकी डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, बट इट इज ऑलवेज डायरेक्टिंग टुवर्ड द सेंटर ऑफ द बॉडी। वेलोसिटी हमेशा चेंज हो रही है बट फोर्स इज डायरेक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर। अगर ये छूट गया, अगर ये फोर्स हट गया, तो फिर ये इसके अकॉर्डिंग जिस भी पॉइंट पे छूटेगी वहां चली जाएगी। जैसे ही आप देख रहे होगा, आपने सर्कल सर्कल घुमाया और छोड़ दिया एक पोजीशन, जहां पे भी जैसे हम जैसे बॉलिंग करने आ रहे हैं, तो वेयर एवर रेज रिलीज द बॉल गोज इन दैट डायरेक्शन, क्योंकि अभी वो पिवटेड नहीं है, अभी उसको सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं लग रहा है, तो वो उस डायरेक्शन में आगे चली जाएगी, तो बोलते हैं टेंजेंशियल चली जाएगी। वैसे ही यहाँ पर देख रहे हैं आप हो रहा है कंडीशन। ओके कूल, एक क्वेश्चन भी है बहुत प्यारा सा, कह रहा है स्टोन ऑफ मास एम इज रोटेटेड ऑन सर्कुलर पाथ विद अ यूनिफॉर्म स्पीड बाय टाइंग अ स्ट्रांग स्ट्रिंग विद द हेल्प ऑफ योर हैंड। भैया एक स्ट्रिंग से एक स्टोन को टाई कर दिया गया और उसको सर्कुलर पाथ में रोटेट करा गया। आंसर द फॉलोइंग, इज द स्टोन मूविंग विद यूनिफॉर्म और वेरिएबल स्पीड। भैया कह रहा है ना कि यूनिफॉर्म स्पीड है, यूनिफॉर्म स्पीड है, तो स्पीड चेंज क्यों होगी, स्पीड विल रिमेन यूनिफॉर्म, स्पीड विल रिमेन यूनिफॉर्म, तो भैया हाँ इट विल रिमेन यूनिफॉर्म, इट विल रिमेन यूनिफॉर्म and would not change। Is the stone moving with uniform acceleration? In which direction does the acceleration act? भैया क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड है तो एक्सलरेशन भी यूनिफॉर्म ही होगा। एक्सलरेशन क्यों यूनिफॉर्म होगा? यस, दिस इज व्हाट यूनिफॉर्म एक्सलरेशन। आंसर हम लोग यस भी लिख सकते हैं यहाँ पे। अब किस डायरेक्शन में, तो टुवर्ड्स द, कहाँ एक्ट करेगा ये, सेंट्रीपिटल एक्सलेशन एक्ट करेगा टुवर्ड्स द सेंटर। नाम क्या है उसका, सेंट्रीपिटल, मतलब टुवर्ड्स द सेंटर। बोलने का मतलब ही है सेंटर की तरफ भाई। व्हाट काइंड ऑफ फोर्स एक्ट ऑन द हैंड एंड states its direction, this is centripetal force and direction is towards the center। बहुत बढ़िया, that is about it। इतना ही था हमारे पास ये पूरा लेक्चर। आप देख रहे हो कितनी जल्दी इसको समराइज करा गया है आपके लिए, एंड दैट इज अबाउट द होल चैप्टर। इट इज कमिंग विद इन एन आवर। आई एम वेरी हैप्पी एंड सरप्राइज एट द सेम पॉइंट दैट वी हैव कवर्ड इट ऑल। अब इसमें और भी क्वेश्चन बनते हैं, कैसे बनते हैं, सबसे ज्यादा बनते हैं यूनिट कन्वर्जन के, न्यूटन मीटर को डाइन सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, वो वाले क्वेश्चन बनते हैं। स्पीड चेंज होती है, स्पीड चेंज नहीं होती है, वेलोसिटी चेंज होती है, ये वाले क्वेश्चन बनते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। जो हमने क्वेश्चन करा अभी वो ना रॉड वाला, मल्टीपल फोर्सेस क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, वो बहुत बनते हैं, उस पर फोकस देख के चलेंगे हम लोग। और बनते हैं सर्कुलर मोशन वाले क्वेश्चन बनते हैं। स्पीड इक्वल्स टू जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वही बन सकते हैं, इसलिए इक्वेशन ऑफ मोशन भी याद रखेंगे आप लोग, क्योंकि वो क्वेश्चन आ सकते हैं। फर्स्ट इज व्हाट, v इज इक्वल्स टू u प्लस at। सेकंड इज व्हाट, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। एंड थर्ड इज व्हाट, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। इनके रिलेशन से क्वेश्चंस बनने के चांसेस रहते हैं इसमें, और ज्यादा वैरायटी नहीं है, चैप्टर इजी है, यू कैन स्कोर द फुल इन द चैप्टर। और इसका क्वेश्चन आए तो मैं तो कभी एडवाइस नहीं करूंगा कि आप छोड़ो, कि बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। यू शुड बी आंसरिंग देम ऑल इन द बेस्ट ऑफ योर पॉसिबिलिटीज एंड द बेस्ट रिजल्ट वुड बी द एज आउटकम, वो बढ़िया आएगा आपका, ठीक है। चलो अभी के लिए इतना ही रखते हैं भाई, एक बार और क्वेश्चंस ट्राई कर लेंगे अपने पास से भी, और फुल आउट ऑफ फुल लेके आएंगे इस चैप्टर में, कोई भी मार्क्स नहीं छोड़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बट मेक श्योर यू शो योर लव टुवर्ड्स द टीचिंग ऑफ द टीचर, द डेडिकेशन ऑफ द टीचर्स ऑफ वेदांत, एंड सैल्यूट द सीरीज एज वेल। आप प्यार शो करिए, यू शुड शो योर लव बाय शेयरिंग इट बैक टू द अदर स्टूडेंट्स, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, जिससे कि वो हर एक बच्चा जो रिक्वायर है, जिसको रिक्वायर है इस समय चैप्टर को रिवाइज करने की, उसको हेल्प चाहिए, फटाक से उसका 1 आवर में चैप्टर रिवाइज होते जाएं, रिकॉल होते जाएं, और वो अपने कंप्लीशन में आगे बढ़ता जाए। दैट्स इट फॉर द चैप्टर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, सी यू ऑल।